1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की ट्रैक लेंथ और 7,349 स्टेशन के थ्रू 13,169 पैसेंजर ट्रेन जो डेली के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रेवल कराती है एंड जिसके थ्रू 8,400 फ्राइट ट्रेन यानी मालगाड़ियां 30 लाख टन से ज्यादा का सामान ट्रांसपोर्ट करती है। ये इतनी बड़ी रेल नेटवर्क भारतीय रेल नेटवर्क को वर्ल्ड में चौथे स्थान पर लाती है। लेकिन क्या ये सफिशिएंट होता है? इसके बावजूद हम कितनी बार देखते हैं कि हमें लंबी लंबी वेटिंग लाइंस में लगना पड़ता है, बी इट ऑफलाइन ऑनलाइन। अभी भी मोस्ट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन्स ओवरलोडेड होती हैं, अपने कैपेसिटी से ज्यादा लोग उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं। नाउ हमारा प्यारा भारत जो डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनने की ओर निकल पड़ा है, सीइंग द डेवलपमेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, ये जर्नी विदाउट द सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क पॉसिबल ही नहीं है। और इसलिए इंडियन रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए, उसे वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्पीट करने के लिए बहुत से अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे वंदे भारत एक्सप्रेस का आना। अभी भी काफी ऐसे ट्रेन्स है जिसको रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ना के काम बाकी है। अब जब बिजनेस बात करें तो जब इतने सारे डेवलपमेंट होंगे, ग्रोथ होंगे, तो उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी या बेटर से फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की डेडिकेटेड यूनिट IRFC का रोल आता है, जिसका काम फाइनेंसिंग के थ्रू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। नाउ IRFC का शेयर लास्ट 1 साल में 5 गुना हो गया है, फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 30। इसके हाईएस्ट लेवल की बात करें तो 193 को टच कर गया था एंड एज पर करंट डेट ये 20% अराउंड करेक्ट होकर 160 अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो क्या इतने शॉर्ट स्पैन में इतनी तेजी के बाद IRFC की कहानी में कुछ खास नहीं रहा? आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है? क्या हम आगे भी ऐसे सिमिलर ग्रोथ देख सकते हैं? क्या ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन या अपॉर्चुनिटी है? इन सब का आंसर जानने से पहले हमें समझना होगा कि IRFC काम कैसे करती है, उसके बिजनेस मॉडल को समझना होगा। नाउ ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जहां से बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी अच्छी खासी कमाई की है, लेकिन वही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको IRFC के बिजनेस मॉडल के बारे में भी पता नहीं है। और जब भी ऐसा होता है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को कन्विक्शन के साथ लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम IRFC के हिस्ट्री, उसके करंट बिजनेस मॉडल, उसके फाइनेंशियल्स, फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स, फाइनली एट लास्ट कंक्लूजन की बात करेंगे कि एज एन इन्वेस्टर एट द करंट लेवल्स हम क्या कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं, ताकि इस तरीके के और एनालिसिस में आप तक लाता रहूं। ऑल्सो इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, यह किसी भी तरीके से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द टुडेज डिस्कशन ऑन IRFC। ड्यूरिंग 1980s मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफी दिक्कत आ रही थी। जो थोड़े बजट अलोकेट उनको होते थे, उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा फाइनेंसेस है, सबके लिए उन्हें बार बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाना पड़ता था। इसको डील करने के लिए, इस प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए 12 दिसंबर 1986 को IRFC का गठन हुआ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसका मेन काम इंडियन और ओवरसीज मार्केट से फंडिंग रेज करके इंडिया में रेलवे प्रोजेक्ट्स को डेवलप एंड अपग्रेड करने में जो भी फाइनेंसिंग हो उसको फुलफिल करना था। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस द बिजनेस मॉडल ऑफ IRFC। IRFC के बिजनेस को समझने से पहले हमें थोड़े रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना होगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक रोलिंग स्टॉक एसेट्स, जिसमें कोचेस, बोगीज, इंजन्स, कोई भी लोकोमोटिव्स, या एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी मूवेबल एसेट है वो रोलिंग स्टॉक के अंदर आता है। वही दूसरा प्रोजेक्ट एसेट, जिसके अंदर स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स, रेलवे लाइन्स, ये सारी चीजें आती हैं। एंड इन्हीं दोनों को फाइनेंस एंड लीज पर देने का काम IRFC द्वारा किया जाता है। जी आपने सही सुना, लीज पर देने का काम। लीजिंग का मतलब समझने के लिए समझिए, आप अगर किसी रेंटेड हाउस में रेंट पर रहते हैं तो आप अपने लैंडलॉर्ड को पर महीने कुछ रेंट पे करते हैं। उस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस उस लैंडलॉर्ड को ही करना रहता है एंड आप जब चाहे उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। वहीं पर अगर नॉर्मल लीजिंग की बात करें, जिसे हम ऑपरेटिंग लीजिंग भी कहते हैं, इसमें जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज अपने काम अनुसार 2 साल 5 साल के लिए लीज ओनर बन जाते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी ऑपरेट से मेंटेनेंस तक का सारा काम उन्हें ही देखना पड़ता है। साथ ही साथ उनको एक लीज रेंट भी पे करना रहता है, लेकिन वो लीज ओनर उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर नहीं होते हैं। एक्चुअल ओनर अभी भी वही प्रॉपर्टी ओनर ही है। IRFC का लीजिंग का बिजनेस मॉडल थोड़ा इससे अलग है एंड उसे हम फाइनेंशियल लीजिंग कहते हैं। तो अभी हमारे पास फर्स्ट पार्टी IRFC है, सेकंड पार्टी इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे को लेट से कुछ कोचेस, बोगीज की जरूरत है, जिसका लिस्ट बनाकर उन्होंने IRFC को दिया। IRFC क्या करती है, इंडियन रेलवे के जरूरत के हिसाब से जो भी एसेट्स उन्हें खरीदने हैं वो खरीदते हैं अपने नाम पर एंड फिर उन एसेट्स को वो इंडियन रेलवे को दे देती है फॉर इट्स ऑपरेशन। बदले में इंडियन रेलवे IRFC को लीज रेंट पे करती है हाफ ईयरली बेसिस पर। लेकिन वेट, IRFC के पास फंड कहां से आता है कि वो इतने सारे एसेट्स खरीद सकती है? क्योंकि यहां पर कुछ लाखों करोड़ों की बात नहीं है, लाखों करोड़ों की बात है। तो इसके लिए IRFC लोकल और ओवरसीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से फंडिंग रेज करती है, जिसके हेल्प से IRFC ने उन एसेट्स को खरीदा जो इंडियन रेलवे को जरूरत थी।
अब अगर रेलवे 6% के इंटरेस्ट से ही लीज रेंट आईआरएफसी को पे करे तो इसमें आईआरएफसी का क्या काम, उसे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए इंडियन रेलवे और आईआरएफसी की टीम हर साल एक बार मीटिंग करती है और उसमें एक मार्कअप या स्प्रेड डिसाइड किया जाता है। जनरली ये 0.4 टू 0.5% होता है। अब जैसे 6% पर फंडिंग रेज की थी आईआरएफसी ने, तो इंडियन रेलवे जो आईआरएफसी को लीज रेंट पे करेगी वो 6.5% के अकॉर्डिंग होगा, और यही वो जो 0.5% का डिफरेंस है, इसी से आईआरएफसी अपनी कमाई करती है। बस इतना सा ही 0.5%। ये 0.5% कोई 10 लाख या 1 करोड़ का नहीं है, बात यहाँ पर हजारों करोड़ों की हो रही है, और इसके कारण ये एक छोटा सा 0.5% बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ये था फाइनेंशियल लीजिंग मॉडल ऑफ आईआरएफसी, जिसके थ्रू वो काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो पार्ट फाइनेंसिंग भी करती है रेलवे के अदर प्रोजेक्ट्स को डेवलप एंड अपग्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि इंडियन रेलवेज को जितने कैपेक्स की जरूरत होती है फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो सारा का सारा आईआरएफसी द्वारा फाइनेंस नहीं किया जाता। सबसे पहले बजट का पार्ट आता है। हर साल जो बजट आती है, लेट से 2 लाख करोड़ का बजट दिया गया इंडियन रेलवेज को, तो उस 2 लाख के अलावा और जो एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत रहेगी फॉर इट्स डेवलपमेंट, वो आईआरएफसी द्वारा सपोर्ट की जाएगी। एक और चीज समझिए कि जैसे ऑपरेटिंग लीजिंग के केस में कोई भी कंपनी 2 साल 5 साल के लिए लीज एग्रीमेंट बना सकती थी, लेकिन फाइनेंशियल लीज के केस में एसेट्स के लाइफ स्पैन तक वो लीज एग्रीमेंट वैलिड रहता है। इन केस ऑफ इंडियन रेलवे जनरली इट इज 30 ईयर्स, यानी 30 साल के बाद आईआरएफसी उस एसेट का ओनरशिप इंडियन रेलवेज को दे सकती है एट अ वेरी नॉमिनल रेट एज लो एज 1 रुपी। तो ये था कंप्लीट बिजनेस मॉडल ऑफ आईआरएफसी। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आईआरएफसी काम कैसे करती है और खुद पैसे कैसे बनाती है। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस ऑन इट्स फाइनेंशियल्स। अगर सेल्स की बात करें तो जो मार्च 2020 में 13,000 करोड़ की थी, वो इस साल बढ़कर 26,000 करोड़ हो गई है। वही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो वो कॉन्स्टेंटली 100 टू 99% कर रहा है। साथ ही साथ प्रॉफिट भी मार्च 2020 में जो 3,000 करोड़ अराउंड थी, वो बढ़कर 6,000 करोड़ हो गई है। यानी 3 साल में सेल्स और प्रॉफिट दोनों डबल हुए हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी शानदार रहा है। कंपनी का आरओ यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑन एन एवरेज 15% से ज्यादा कर रहा है। अगर 10 ईयर सेल्स ग्रोथ को देखें तो वो बेयर मिनिमम 16% से ज्यादा कर रहा है, वही प्रॉफिट ग्रोथ 25% से ज्यादा कर रहा है। और यही फाइनेंशियल्स वन ऑफ दोस वजह थी जिसके कारण आईआरएफसी का वैल्यू अनलॉकिंग हुआ और एक साल में पैसे 5 गुने हो गए। लेकिन एक साल में 5 गुना होने के कारण इसके वैल्यूएशंस काफी हाई हो गए हैं। इसका करंट पीई रेशियो 30 को क्रॉस कर गया है और पीबी रेशियो 4 को क्रॉस कर गया है, जहां पर इंडिया के नॉर्मल बड़े बैंक्स का पीबी रेशियो 2.5 अराउंड है। सो ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल्स ये एक एक्सपेंसिव साइड में है, लेकिन ये फाइनेंशियल एडजस्ट हो सकते हैं अगर आईआरएफसी कॉन्स्टेंटली बेटर क्वार्टरली रिजल्ट्स देता रहे, जो कि मोर एक्सपेक्टेड ऑन अ पॉजिटिव साइड ही है। कंपनी के शेयर होल्डर्स की बात करें तो थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो कंपनी के मेन प्रोमोटर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनके पास 86.36% का स्टेक है। वही रिटेल पब्लिक के पास 11.34% का स्टेक है। नाउ एज पर सेबी रेगुलेशन, कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ ला के पब्लिक कंपनी बनती है तो उसमें प्रोमोटर का मेजोरिटी स्टेक 75% ही हो सकता है। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अपने प्रोमोटर के स्टेक को कुछ ट्रिम करेगी, जिससे और ज्यादा लिक्विडिटी होगी, ज्यादा लोग आईआरएफसी के शेयर्स खरीद सकेंगे। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस ऑन सम ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आईआरएफसी। अब फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ आईआरएफसी कहें या बेटर इंडियन रेलवेज कहें, क्योंकि जितना ज्यादा कैपेक्स इंडियन रेलवेज को डेवलप करने के लिए लगेगा उतना ज्यादा डायरेक्ट फायदा आईआरएफसी को होगा, क्योंकि इस सेगमेंट में मोनोपोली एंजॉय करती है। जहां पर न्यू वर्ल्ड स्टैंडर्ड से मीट करने के लिए न्यू वंदे भारत ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट किया गया, वहीं पर नेशनल रेल प्लान के अंदर जो 2020 में आई थी, इंडियन रेलवेज का 2030 तक का प्लान है कि वो अपने एग्जिस्टिंग पैसेंजर ट्रेन एंड फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ी की कैपेसिटी, ऑपरेशन स्पीड को 45 टू 50% से इंक्रीज कर सके। न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई करना एंड डेवलप करना, साथ ही साथ दूसरे अनटैप्ड टेरेन्स को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ना, ये सारे एज पर एनआरपी प्लान 2020 इंडियन रेलवे ने फॉर्म किए हैं। इस विजन को अकम्प्लिश करने का डेट 2030 तक रखा गया है। इस एनआरपी प्लान का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप उसे डिटेल में देख सकते हैं। अब आईबीईएफ की रिपोर्ट की माने तो बाय 2030 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप एंड अपग्रेड करने में 50 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी। गवर्नमेंट भी जो रेलवे सेक्टर को डेवलप करने के लिए अपने बजट को बढ़ा रही है। अगर फाइनेंशियल 2023-2024 की बात करें तो हाईएस्ट एवर रेलवे बजट एलोकेट हुआ था 2.4 लाख करोड़ का, लेकिन उसके बाद भी रेलवे सेक्टर को डेवलप करने के लिए टोटल कैपेक्स का 44% फाइनेंसिंग आईआरएफसी द्वारा किया गया था, जो कि एक टाइम पर कुछ सालों पहले 5-10% रहता था। अब इस साल क्योंकि हमारे पास लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस मंथ फरवरी में जो बजट आया था वो एक इंटरिम बजट था, लेकिन स्टिल उस छोटे से बजट में भी रेलवे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी, जैसे कि 40,000 नॉर्मल बोगीज को वंदे भारत बोगीज में कन्वर्ट किया जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट मेजर बड़े कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कॉरिडोर
एंड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स। इसी के साथ उम्मीद है कि जब जुलाई में लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार आएगी वो एक फुली डेवलप्ड प्लान वाला बजट पेश करेगी, जिसमें भी स्ट्रांगली बिलीव कि रेलवे डेवलपमेंट रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। सो इन सबको देख करके तो यही समझ में आ रहा है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवे सेक्टर इज क्वाइट ब्राइट एंड हेंस फ्यूचर ग्रोथ ऑफ आईआरएफसी इज आल्सो ब्राइट। यहाँ पर बस एक ही रिस्क इन्वॉल्व है एंड वो है गवर्नमेंट पॉलिसी का। बाय द टाइम ऑफ 2030 नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए सो वी बिलीव कि स्टेबल गवर्नमेंट रहने वाली है एंड जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेलवे डेवलपमेंट हो रहे हैं वो और भी तेजी से होने वाले हैं। लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर कुछ चेंज आता है तो वही एक वजह होगी जिसके कारण आईआरएफसी के बिजनेस पर इंपैक्ट होगा, अदरवाइज द ग्रोथ इज इनएविटेबल। एंड लास्टली द कंक्लूजन, आईआरएफसी के पीई रेशियो की बात करें या पीबी रेशियो की, दोनों एक्सपेंसिव साइड में है। साथ ही साथ स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 20% करेक्ट करके 160 पर ट्रेड भी कर रहा है। सो ऐसे में दो सिनेरियो बनते हैं, एक जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, काफी लार्ज क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपना जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसको सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करके जो रेस्ट शेयर्स है उसको ग्रो करने के लिए छोड़ सकते हैं। एंड इस केस में वो आपके फ्री शेयर्स रहेंगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई टेंशन भी नहीं होगा। दूसरा वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने कम क्वांटिटी खरीदी थी और ज्यादा वो ऐड करना चाहते हैं, या फिर वैसे लोग जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। देखिए भागते घोड़े को तो पकड़ना मुश्किल है, हम उसे तभी पकड़ सकते हैं जब वो थोड़ी देर के लिए रुके, थोड़ा आराम करे। अब एंट्री बजट में कुछ खास न मिल पाने के कारण ये एक बहुत ही छोटी सी टेम्पररी वजह मिली जिसके कारण रेलवे स्टॉक्स अभी कंसोलिडेशन फेज में है। जब तक बिजनेस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता या फिर नेशनली ग्लोबली कोई बड़ी इकोनॉमिक न्यूज नहीं आती, कोई बड़ी फॉल की उम्मीद करना गलत होगा। लेकिन ये 1-2% 3% के फॉल के कारण स्टॉक अभी 20% ऑलमोस्ट करेक्ट कर गया है। तो ऐसे में सेकंड केस में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लेट से 100 शेयर्स खरीदने हैं तो आप 25-30 शेयर्स करंट वैल्यू पर खरीद सकते हैं। फर्दर अगर वो 5-10% का कलेक्शन और दिखाता है तो 30-30 शेयर्स करके ऐड कर सकते हैं। इससे आपका बाइंग एवरेज लो रहेगा एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज बाइंग ऑन डिप। और अगर इसका उल्टा होता है कि आपने थोड़े से शेयर्स खरीदे और वो ऊपर भाग गया तो नो वरीज, फिर जब वो कभी रुकेगा गिरेगा तो वहां पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और वहां पर कुछ और शेयर्स एक्युमुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो अपने इन्वेस्टमेंट का होराइजन देख रहे हैं वो एटलीस्ट मीडियम टर्म का देख रहे हैं, एटलीस्ट बाय 2030 तक का। और यही करना सही भी होगा। एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स 15-20% का छोटा सा रिटर्न लेके एक छोटे कैपिटल पर लेने से बेटर यही होगा कि आप थोड़े मीडियम टर्म के लिए एक अच्छे कंपनी के स्टॉक को होल्ड करें। जैसे में आप आईआरएफसी के स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बाकी ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने कन्विक्शन से अपनी स्टडी के बाद ही कोई डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी आईआरएफसी के बिजनेस मॉडल को समझ सके एंड एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैव अ हैप्पी इन्वेस्टिंग।